बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं पाकिस्तान से। आपको बता दें, जहां आर्थिक संकट अपने चरम पर है, पाकिस्तानी रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। आज ओपन मार्केट में $1 की कीमत 276 रुपए हो गई है। पाकिस्तानी रुपए की हालत पर पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि आईएमएफ पाकिस्तान के लिए कठिन समय पैदा कर रहा है। उधर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $3 बिलियन तक पहुंच गया है। ये फरवरी 2014 के बाद से सबसे कम है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इतना ज्यादा गिर गया है कि वो सिर्फ 18 दिनों का ही आयात कर सकता है। तो आईएमएफ कठिन हालात पैदा कर रहा है। सिर्फ 18 दिनों के आयात जितने ही डॉलर बचे हैं, सिर्फ $3 बिलियन का ही विदेशी भंडार बचा हुआ है। ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, और खुद शहबाज शरीफ ने इस बात को स्वीकारा है कि आईएमएफ ने कर्ज देने के लिए कड़ी शर्तें रखी हैं उनके आगे, मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं, लेकिन उनके पास आईएमएफ की शर्तों को स्वीकारने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं है। तो एक साल में पाकिस्तानी रुपया कितना गिरा है वो आपको दिखा रहे हैं। 4 जनवरी 2022 की फिगर आप देख रहे हैं, 176 रुपए था। 4 जुलाई 2022 का देखिए 204 पहुंचा, और 4 फरवरी 2023 को तो 276 रुपए हो गया है। लाल रंग का वो बार ग्राफ है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के लिए है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो समझ रहे हैं कि इस समय उनके ऊपर कितना बड़ा संकट है? क्या उस संकट के समाधान के लिए सही दिशा में पाकिस्तान की जो हुक्मरान हैं वो कदम बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जनता है जो पाकिस्तान के आम लोग हैं वो बेहद परेशान हैं, आटे के लिए मोहताज है, पेट्रोल के लिए बहुत महंगी कीमत चुका रहे हैं। और तमाम खास मेहमान पाकिस्तान के इन हालातों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ अश्विनी सिवाच साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पूर्व राजनयिक हैं एसडी मुनी साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, इस समय जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं उन पर आप क्या कहेंगी उनको देखते हुए? मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल इस वक्त हालात यहाँ पे काफ़ी ख़राब हैं, और गवर्नमेंट के पास कोई और चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि आईएमएफ की कंडीशंस को वो मान जाएं, और काफ़ी हद तक उन्होंने ओके कर भी दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इनको आईएमएफ का लोन मिल जाएगा। 1-2 दिन और कुछ दिन इनकी मीटिंग्स रहेंगी आईएमएफ के लोगों के साथ, लेकिन उसके बाद जो लोन मिलेगा वो बहरहाल इतना नहीं होगा जिससे हम ये कह सकें कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मगर जो फ्रेंडली कंट्रीज जिनको हम कहते हैं उनका ये कहना है कि पहले आईएमएफ का लोन ले लीजिए तो फिर वो पाकिस्तान को वो भी कुछ फंड देंगे। उससे आई थिंक 6 मंथ्स तक तो ये थोड़ा बहुत काबू कर लेंगे चीज़ों को, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ऑनेस्ट होकर काम करना पड़ेगा। अश्विनी सिवाच साहब, क्या वो ऑनेस्टी नजर आ रही है पाकिस्तान सरकार की करंट पॉलिसी में? क्या दिख रहा है कि जैसे पहले वाले कर्जों का हाल नहीं हुआ, अब इस नए कर्ज का हाल भी नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुअर है। आईएमएफ से 20 से ज़्यादा बार लोन ले चुका है, और अभी जो इनका लोन है $186 बिलियन का है, और इनको चाहिए इस साल ही $20 बिलियन वापस देना है, और हर साल इनको $4 बिलियन चाहिए जो कि आप इंटरेस्ट देना है उस लोन का। उतना पैसा तो इनके पास है नहीं। और अब जो आईएमएफ ने कंडीशन डाली है कि आप सब्सिडी रिड्यूस करें गैस पे भी, इलेक्ट्रिसिटी पे भी, ऑयल पे भी, और बाकी चीज़ों पे, अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर जो पहले ही जो प्राइसेस थी वो आसमान छू रही हैं और भी आगे बढ़ जाएंगी। आटा 180 रुपये केजी है, अगर आप पेट्रोल डीजल की बात करें 300 रुपये के लीटर के करीब है। तो लोग वैसे सिविल वार की सिचुएशन पैदा होती जा रही है। तो मुझे लगता है 4-5 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरी हालात हैं। आज के तारीख में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, उसके बाद टेररिज्म बढ़ रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल्ड होता जा रहा है, सेक्टेरियन वायलेंस भी कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है, वो भी बढ़ रहा है। उसके बाद सच्चाई ये है कि आज की तारीख में जो इनकी इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो भी खराब हो गई है। तो ये 4-5 चीजें हैं, और उसके साथ इनका अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बेसिस अफगानिस्तान देता है। ये जो बार बार पाकिस्तान बोल रहा है उसको नकारा कर रहा है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट।
तो मुझे लगता है कि बहुत हालात खराब हैं। अगर आप इसका देखें कि फॉरेन रिजर्व $3 बिलियन के करीब रह गया, 14 दिन का इंपोर्ट नहीं देख सकता। उसके बाद इनके एक्सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट निल हो गए, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। एक बड़ी विडंबना है कि इस हालात में भी इनका जो इंपोर्ट था वो लग्जरी कार का 30% बढ़ा पिछले साल, जबकि हालात इतने खराब हैं फिर भी जो लग्जरी की कार हैं वो बढ़ती जाने। तीसरा, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, और आज की तारीख में जो रुपया है मतलब $1 के मुकाबले करीब करीब 290 के पहुंच गया है। तो इन हालात को देखते मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान निकल पाएगा अनटिल अनलेस एक सिंसियर एफर्ट करे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, नहीं तो ये जो सिचुएशन है एक के बाद एक जो खराब हो रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, तहरीक तालिबान और बाकी टेररिज्म का बढ़ना, अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ इनके रिलेशन अच्छा ना होना, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। इस गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये नहीं करेगा तो सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी और वो एक इस पूरे रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी का डोर ला सकती है। जी एसजी मुनी जी, हर तरह के जो मुश्किल हालात होते हैं वो हर मुल्क के सामने आते हैं। आपका तो इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मुश्किल हालातों से पार पाती हैं कंट्रीज जब उनकी नीयत होती है। क्या आप पाकिस्तान के जो नेता हैं, जो पाकिस्तान की सरकार है, क्या आप उसकी नीयत में वो सिंसियरिटी देख पा रहे हैं? आया है और मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है पाकिस्तान की हालात को देखते हुए, कर्ज की पीते थे मैं और सोचते रहते थे हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये लोग हमेशा उधार ले लेके मजे करते रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है मिलिट्री का पाकिस्तान की इकोनॉमी में जाना। आज भी जो प्रॉब्लम है उसके पीछे लोग बहुत सारे एनालिसिस मैंने देखे हैं, लेकिन उसके पीछे रूट्स में क्या है उसमें लोग नहीं गए। पाकिस्तान वाले हमेशा हर तरफ से उधार ले रहे हैं। आईएमएफ का ये 7वां या 8वां राउंड है और पहले जो उन्होंने कंडीशंस लगाई थी उन कंडीशंस को माना नहीं, इमरान खान की सरकार ने भी नहीं माना, और मैं समझता हूँ आगे वाली सरकारें भी मान सकती नहीं है, क्योंकि वो सब्सिडीज वगैरह जो जाती है वो उन सेक्टर्स में जाती है, जैसे पावर सेक्टर में जा रही है, टेक्सटाइल सेक्टर में जा रही है, जहां पर पुराने रिटायर्ड फौजियों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है और अच्छी सैलरीज, फैट सैलरीज और एडवांटेजेस से दिया हुआ है। तो जब तक ये माहौल नहीं बदलेगा, जब तक फौज का वहां की इकोनॉमी से अपने दांतों को जो गड़ाए हुए बैठे हैं उनको हटाएंगे नहीं, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि वहां की हालत सुधरेगी, चाहे कोई कितना ही लोन उनको देता रहे। और अनफॉर्चुनेटली लोन उनको मिलते रहेंगे, वो बात हम बाद में करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि जो कंट्रोल और कंडीशंस हैं वो जब तक इलीट सेक्शंस पे लागू नहीं होता, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया के लीडर्स ने भी बहुत साफ साफ कहा कि वहाँ के जो नेतागण हैं वो अगर अपनी लाइफ स्टाइल नहीं सुधारेंगे तो पाकिस्तान का भला नहीं होने वाला है। बिल्कुल आरजू, देखिए यही तो कंसर्न है ना आपका भी जाहिर तौर पर होगा कि पाकिस्तान के हालात तब तक नहीं सुधरेंगे जो ऊपर बैठे लोग हैं वो क्रीम खाते रहें और जो आवाम है उसको दूध भी नहीं मिल रहा है, उसे आटा नहीं मिल रहा है। सही बात है, एग्जैक्टली यही बात है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, इसीलिए जी इसी पर मैं गालिब सर बिल्कुल मैं इस पर आरजू काज़मी का रिएक्शन ले रही हूँ। फर्क किसको पड़ता है, किसी को कोई डिफरेंस नहीं है। देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो आम पब्लिक है वो किस प्रॉब्लम में है उससे किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है, चाहे वो आर्मी हो, एस्टैब्लिशमेंट हो या हमारे पॉलिटिशियंस हो। अभी जो आईएमएफ ने शर्त लगाई है, उन्होंने कहा है कि ये जितने भी 17 ग्रेड और उससे ऊपर के ऑफिसर्स हैं इनके एसेट्स को पब्लिक किया जाए। तो उसके साथ साथ उन्होंने ये नहीं कहा कि आर्मी के लोगों के भी पब्लिक होने चाहिए, पॉलिटिशियंस के भी होने चाहिए। अगर ये होंगे तो कम से कम जो आम पब्लिक है उसको पता तो लगेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और बहुत चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स की वजह से लोगों को मालूम भी हो गई है, तो लोग अब बोलने लगे हैं। लेकिन फिर भी जिन लोगों के हाथ में पावर है उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है और इतनी आसानी से वो छोड़ेंगे भी नहीं। जिस तरह से इकोनॉमी को वो लेके चले हैं, और हमेशा कुछ ही फैमिलीज हैं, कुछ ही हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने तरक्की की है या जिन्होंने अपने पैसे बनाए हैं,
उनको रोकना जो है बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन देखते हैं कि कौन ऐसा आगे बढ़ता है जो इनको कह सके, इनके ऊपर रोक लगा सके। बात करें पाकिस्तान की मौजूदा हालात की, किस तरह से पाकिस्तान में जो आर्थिक स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान की सरकार ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि आईएमएफ ने कितनी कड़ी शर्तों के साथ कर्ज देने की बात की है, और ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि लगातार तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नेता पीटीआई अब्दुल समद साहब भी जुड़ चुके हैं। अब्दुल समद जी, जो मौजूदा हालात है, सबसे पहले उन पर रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, मौजूदा हालात तो इस हद तक गिर चुके हुए और इस हद तक खतरनाक है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि आटे की लाइन में लगे हुए 3 लोगों को गोली मार दी गई। यानी कि आज आप आटे की, और दूसरी खबर यह है कि यूएसएड से मिलने वाली आटे की बोरियां जो है वो सिंध की शॉप्स के ऊपर बेची जा रही हैं। तो ये गवर्नमेंट्स, ये इनकैपेबल गवर्नमेंट्स के जो इमदाद मिलने वाली, जो आपको लोग, उन्होंने आपको एड दिया, वो भी आपने लूट लिया। आपने गरीब का, यानी कि गरीब के मुंह का नवाला भी आपने लूट लिया। उसके बाद आप कहते हैं कि जी आपने, जब आईएमएफ की तरफ से कंडीशंस आती हैं तो वो गैस सेक्टर पे, एनर्जी सेक्टर पे, ऑयल सेक्टर पे आती है, क्योंकि ये पब्लिक ने यूज़ करना होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ बढ़ा दे। क्या आज तक किसी ने ये बात की कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स कम कर दिए जाए, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम कर दिए जाए, या कहीं पे बोझ या एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा दिया जाए? जब आप देखें, हजरत अली ने कहा था कि कुफर पे रियासत चल सकती है, जुल्म पे नहीं चल सकती, नाइंसाफ़ी पे नहीं चल सकती। ये इतने नाइंसाफ़ी और इतनी जुल्म के आप अपनी लग्जरी आइटम्स और सारा कुछ, तो उसी तरीके से पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। आईफोन आपको मार्केट से नहीं मिलेंगे, लैंड क्रूजर्स के नए मॉडल्स आपको 6-6 महीने, आज आप ऑर्डर प्लेस करें, आपको गाड़ी 5 मिलियन की गाड़ी है, वो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है। वो कहते हैं क्योंकि ओवर सोल्ड हो चुकी है, तो आपको 6 महीने। तो जहाँ पे अमीर और गरीब का ये फर्क आएगा, और अमीर जो है, एलीट जो है, वो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट, बिल्कुल, तो ये खाई बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में हर दिन हालात खराब हो रहे हैं। इसकी वजह है वहां की हुकूमत की भारत से दुश्मनी वाली पॉलिसी, जिस पर वो 75 साल से चलती रही है। लेकिन नेताओं की इस गलती की कीमत पाकिस्तान की भूखी जनता भुगत रही है, जिसके पास पेट पर पत्थर बांधकर सोने के अलावा कोई चारा नहीं है। लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि मौत शरीफ की हुकूमत में जीने से बेहतर है। पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है, हालात बहुत नाजुक है, प्राण पखेरु किसी भी वक्त उड़ सकते हैं। कर्ज के दलदल में मुल्क धंसता जा रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं है, अवाम बेहाल है, भूखों मरने की नौबत आन पड़ी है। पाकिस्तान की कलेजा चीर दहाड़ आज आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। अरे सानू ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਟਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਟਾ ਲੱਭੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਡੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਡੇ ਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਣ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਠੇਕਾ पूरा करिए, घर दी पूरी करिए, किराया दिए, मारो। न रोटी मयसर है, न रोटी मिलने की उम्मीद है। गरीब आवाम पेट पर पत्थर बांधकर सोने को मजबूर है। पहले एक दिन फाका लग रहा था, अब 3-3 दिन पाकिस्तानियों को रोटी नसीब नहीं हो रही। पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहे हैं। ऑन कैमरा ये कबूल कर रहे हैं कि शरीफ हुकूमत में जीने से अच्छा तो मर जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि नाकारे हुक्मरानों ने गरीब आवाम के निवाले तक छीन लिए हैं। कितने बच्चे? 3 बच्चे ने। 3 बच्चे। 3 दिन तो मेरे घरे आटा नहीं है, मैं चावल खा रहा है, वो भी 120 रुपये किलो की खड़े ने चावल भी, केड़े पास जाइए। रोन वाला हालात ही और की है। हुक्मरानों से नाराज हो? हुक्मरान की हुक्मरान वोट लैन वास्ते सारे बाहर होंगे ने, इतने हुण आवन ना सानू वेखण आके हालात वेखण ते इन्हां नूं पता लगे। बालां नूं भी किधरे खूश सट देंगे, ते आदे आप नूं भी सट लांगे, यही करांगे। और कोठियां ते जिन्हां दे रहने मकानां च उन्हां दे छत्तां तो ही छाल मार देंगे। खुदकुशी होती है। हुण अगे किहड़ा हलाल होई पई है साडे ते, अगे भी। पाकिस्तानियों के इस दर्द को सुनकर पत्थर का कलेजा भी पिघल जाए, लेकिन हुक्मरानों को तो तड़पती मरती आवाम से कहीं ज्यादा अजीज अपनी कुर्सी है। इसके लिए शरीफ हुकूमत आईएमएफ की चौखट पर नाक रगड़ रही है, इस उम्मीद के साथ कि खैरात मिल जाए और सत्ता कुछ और दिन चल जाए।
तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के हालात क्या है, लगातार उस पर बात भी कर रहे हैं। कुछ देर पहले जो पाकिस्तान के नेता थे, पत्रकार थे, वो ये कह रहे थे कि भारत को ये एजेंडा भारत चला रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को एजेंडा नहीं चला रहा। हम दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग कितने त्रस्त हैं, वहां पर ये हालात कैसे बने आरजू, क्योंकि इससे पहले जो तमाम लोग जुड़े वो तो ये कह रहे थे, पीएमएल के नेता थे इरफान अहमद साहब, अगर मैं गलत नहीं उनके नाम को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये गड्ढा खोद के गई पीटीआई जिसको हम भरने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये तो हमेशा से हर गवर्नमेंट यही कहती है, जो भी पाकिस्तान में आती है वो कहती है कि जो पहले गवर्नमेंट थी उसने काम ठीक नहीं किया या ये सब कुछ वो करके गई है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि जी हमारी एजेंसीज और हमारी आर्मी जो है वो मुस्तकिल जो है, हमेशा हम उसको देखते हैं कि वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती है, वो करप्शन भी करती है और वो ही गवर्नमेंट्स चेंज भी करती है। तो ये बात कोई मानने को तैयार नहीं होता, कोई करता नहीं है, जो असल रूट्स हैं, जो असल में हमारे साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन ये कहना कि जी पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और अभी ये बहुत अच्छा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमेशा से हर गवर्नमेंट जो भी आती है वो उनसे पहले गई गवर्नमेंट को यही कहती है। लेकिन ये और बात है कि वाकई में काफी हद तक इमरान खान की गवर्नमेंट में कोई खास काम नहीं हुआ था और ऐसा हम कुछ भी बता नहीं सकते। वो भी कटोरा लेके घूम रहे थे, ये भी वैसे ही घूम रहे हैं। इससे पहले भी यही होता रहा था। नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि हमने कटोरा या हमने कशकोल तोड़ दिया है, लेकिन हर बार यही होता था कि दुनिया से मांग रहे हैं और खुद अपनी फैक्ट्रीज नहीं चल रही, ना ट्रेड कर रहे हैं, खुद काम ना करने की कसम खाई है इन लोगों ने। क्योंकि जो ये अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ था, 20 साल जो इनको डॉलर मिलते रहे अफगानिस्तान की ये सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर के नाम पे, और उसके करप्शन करते रहे, और उससे हमारे चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे हमारे आर्मी के लोग हों, एजेंसीज के लोग हों, बहुत कमाया उन्होंने, बहुत पैसा उन्होंने बाहर लगा दिया, बच्चे सारे अपने बाहर भेज दिए। तो अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आम पब्लिक की क्या हालत है, आम पब्लिक क्या लड़ेगी, क्या बाहर आएगी और क्या प्रोटेस्ट करेगी, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जो रोज इस तरह से परेशान हो रही है। लेकिन जो जिनके हाथ में पावर है उनको ना कोई शर्म है, ना इन लोगों को कोई ख्याल है कि कंट्री का मजाक बना के इन्होंने रख दिया है हर जगह जाके। अगर ये लोग सिर्फ अपने ही पैसे निकाल लें, चाहे ये नवाज शरीफ की फैमिली हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, और चाहे हमारे फौजी जनरल्स हो, अगर ये अपने ही पैसे जो इन्होंने करप्शन से बनाए हैं वो ये पाकिस्तान में लगा दें तो इनको कहीं से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा है इन लोगों के पास। लेकिन ये लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि इन्होंने जाहिर है इन्होंने जो चोरी की है वो तो इन्होंने अपने लिए की है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम पब्लिक की जो मर्जी हालत हो। और क्या हालत है वो अभी हमने इस जो पैकेज चलाया था उसमें दिखाया भी था कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि उनके घर में 3 दिन के लिए भी आटा नहीं बचा हुआ। अब्दुल समद साहब, सियासतदान इस कदर बेगैरत हो गए कि आम जनता भूखे मरने को मजबूर है। उनको बिल्कुल जो आरजू ने कहा है उसमें सिर्फ सियासतदान नहीं आते, उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, जुडिशरी भी आ जाती है। बात यह है कि करंट इकोनॉमिक सिचुएशन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है $100 बिलियन जो है कर्जा उसने देना है, दुनिया का जो डेट है, और $21 बिलियन, $21 बिलियन इस साल पे करना है, 21 अगले साल, यानी अगले 3 सालों में हमें $70 अरब चाहिए जो कि हमने दुनिया को वापस करना है। मगर वो $70 अरब कहाँ से आएगा? वो जो इंटरेस्ट या सूद का जो पैसा है वो हम किसी और से उधार मांगेंगे, यानी एक मुल्क का कर्जा चुकाने के लिए हमें दूसरे मुल्क से कर्जा लेना पड़ता है। ये तो एक ऐसा सर्कल है, ऐसी गुमनगिरी है कि जिसमें मेरे ख्याल में गरीब के पास सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाती, क्योंकि अभी जो महंगाई हम जिसका रोना रो रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। हमें तो ये कहा जा रहा है कि इस वक्त अगर 27% पे और फूड इन्फ्लेशन जो है वो 46% पे स्टैंड कर रही है, तो ये तो 70% पे जाएगी, आपकी 60% पे ये कोर इन्फ्लेशन जाएगी। तो क्या गरीब या किसी की कोई कैपेसिटी है जो इसको बर्दाश्त कर सके? और हमें बताया क्या जाता है कि जी हमारा दुश्मन कौन है? वो इंडिया है जी, उससे लड़ना है, हमने मेडिसिन, रॉ मटेरियल, हमने वीट, प्याज, अब जो भी कमोडिटीज़ है वो हमने अना की खातिर बंद करके रख दी कि जी ये बॉर्डर सील है, आज के बाद ट्रेड नहीं होगी। ये तब किया जाता है कि जब जेब में कुछ पैसा हो, जब बंदा को खाने के लिए वो होता है, तो फिर बंदा
हमसायों के साथ भी आंखें दिखाता है, लेकिन जब बंदा भूख मर रहा होता है तो सबसे पहले हमसायों की तरफ भी देखता है कि यार अगर वो करीब से अगर इमदाद भी आ जाएगी, या इस रीजन में कम से कम ये एग्रीकल्चर रीजन है आप तो कम से कम इतना तो वो पॉलिसी को तो रिव्यू करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा दूसरी ऑप्शंस की तरफ भी, कि कम से कम जो है ना गरीब को जो है कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जा सके। जी अश्विनी सिवात साहब, ये है ऐसा तो नहीं है कि आज या कल रात में ही ऐसे हालात बन गए हों। लगातार तो जब सरकारें जो भी रही हों उनकी कमजोर नीतियां, गलत नीतियां ही तो इसकी वजह है। हाँ बिल्कुल, देखो एक तो नीतियां बड़ी खराब है, दूसरा एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान ओवर मिलिटराइज है, बहुत बड़ी फौज है, वो इतना उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप देखें पाकिस्तान का जो साइज है वो भारत से 1/7 है, और उनकी जो पॉपुलेशन है 1/8 है, और उनकी इकोनॉमी 1/48 है, मगर उनकी फौज हमारे से 80% है। एक छोटे देश में इतनी बड़ी फौज होना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फिर एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा करते हैं अपने वजूद को एक प्रकार से जस्टिफाई करने के लिए। मैं ये बताऊंगा, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आज की तारीख में जो पावर है वो इस्लामाबाद में नहीं, वो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। और यही नहीं, जो फौज है एक पूरा ट्रेड और बिजनेस करती है, एक फौजी फाउंडेशन है जिसका बेसिकली बजट है $65 बिलियन। वो कोलगेट से सीमेंट, आपका रियल स्टेट से बैंक सभी चलाती है, और वो जो दूसरी प्राइवेट सेक्टर्स है या पब्लिक सेक्टर उनको अंदर आने नहीं जाती, एक पैरेलल इकोनॉमी चला रही है। वह क्या है कि एक तो फौज के अंदर करप्शन है, एक फौज के जो जिस प्रकार से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद बढ़ा है और फौज को लेके ड्रग्स का बहुत ज्यादा आन बान हुआ है, तो ये सारी इकोनॉमी डिगमगा गई है, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी हायर लेवल पे बड़े करप्ट हैं। देखो मैं बता रहा था कि पिछले साल इस हालात को देखते हुए पाकिस्तान फिर भी जो वहां पर लग्जरी कार थी उसका इंपोर्ट 30% से ज्यादा हुआ है, 30% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये एक बड़ी स्ट्रेंज बात है। आज पाकिस्तान में खाने के लिए दाने नहीं है, बिजली का जो रेट है, ऑयल का जो रेट है, एनर्जी का जो रेट है, गैस का है, आसमान छू रहा है, लोगों को आटा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, बिजली नहीं आती 24 घंटे में से 20 घंटे। तो मुझे लगता नहीं कि ये कुछ इनका हो पाएगा जब तक कोई स्ट्रक्चरल चेंज ना करें, जब तक ये यकीन ना करें कि भाई इनफ इज इनफ, हमने कुछ करना है, और जब तक पावर असली हाथ में नहीं आएगी लोगों के पास। मगर जो सिचुएशन अभी है वो एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन पैदा हो रही है। अगर इससे निकले नहीं, अगर लोन चाहिए तो इनको मानना पड़ेगा IMF की कुछ डिमांड, सब्सिडी कम करनी पड़ेगी। अगर उसको कम करते हैं तो और रेट हाई हो जाएंगे और लोग परेशान हो जाएंगे, करीब 60 से 70% इन्फ्लेशन चला जाएगा। जो कड़े तो फैसले लेने की आवश्यकता है वो कड़े फैसले लेने की पोजीशन में भी शहबाज शरीफ सरकार नजर नहीं आ रही है। SG मुनीस साहब, तो हालात बदलेंगे कैसे? ये पाकिस्तान के हुक्मरान कैसे कर पाएंगे? क्या कर भी पाएंगे? क्योंकि 2022 में जो बजट पेश किया गया, लंबा चौड़ा भारी भरकम बजट, उससे सरकार को तस्वीर बदलने की उम्मीद थी, लेकिन वो तो यहाँ उल्टा गले के लिए फांस बन गया। नहीं, देखिए ये नहीं कर पाएंगे, आपका शक बिल्कुल सही है। उसकी वजह 2-3 है। एक तो ये जो अंदर का करप्ट एलीट है जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जी आजू काजमी, लास्ट रिएक्शन आपसे चाहूंगी मैं। जी बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यहाँ पर ये बहुत मुश्किल लगता है कि चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, कि ये लोग इस चीज़ को छोड़ें, करप्शन को छोड़ें, और जो पैसा है इनके पास जो ऑलरेडी इन्होंने पाकिस्तान का ही खाया हुआ है उसको ये कंट्री में लगाएं। ऐसा होता हुआ मुझे तो पॉसिबल लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे ये थोड़े बहुत यहाँ वहाँ से लोन्स लेकर पाकिस्तान को चलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनको यही उम्मीद होगी कि और लोन मिलेगा, दैट मीन्स कि ये और पैसा बाहर भेज सकेंगे अपना और अपनी फैमिली के लिए। अब्दुल समद साहब, क्या लग पा रहा है कि आने वाले दिनों में चीजें बदल पाएंगी, सुधर पाएंगी?
नहीं, मैंने बताया कि आने वाले दिनों में तो हालात और ख़राब होंगे। हम जनरल साहब से अक्सर जो है वो डिबेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि जब तक कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आता उस वक्त तक हम किसी बेहतरी की तरफ नहीं देख सकते। ये तो सूरज और ढलता जाएगा। बहुत बड़ा चेंज कैसे आएगा? जब भी जनता चेंज की उम्मीद करती है तो उसके वही अपने हुक्मरान सियासतदान निराश कर देते हैं। और रुक रहे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईमेल के जरिए मुंबई को धमकी वाली साजिश में नया खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि एनआईए को धमकी वाला ईमेल जिसने भेजा था उसी ने रूस से गोवा आने वाली फ्लाइट में भी बम होने का दावा किया था। ये भी पता चला है कि एक ही फोन नंबर से कई ईमेल आईडी बनाई गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईमेल के जरिए मुंबई को धमकी वाली साजिश में ये नया खुलासा ये हुआ है कि एनआईए को जिसने ये ईमेल भेजा था वही था जिसने रूस से गोवा आने वाली फ्लाइट में भी बम होने का दावा किया था। सूरज ओझा हमारे सहयोगी जुड़ रहे फोन लाइन पर। सूरज, क्या है पूरी जानकारी? अपर्णा, जैसे कि एनआईए को एक ईमेल आया था कि मुंबई में धमाके होने वाले हैं, और जब जांच की गई तो पता चला कि जो ईमेल आईडी जिस मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड है उसी मोबाइल नंबर से कई सारे ईमेल जनरेट किए गए हैं, और उसमें से एक ईमेल आईडी का इस्तेमाल गोवा भेजा गया था, दाबोलिम एयरपोर्ट भेजा गया था, और ये बताया गया था कि जो मॉस्को से गोवा जाने वाली फ्लाइट है उसमें बॉम्ब है, जिसके बाद आनंद में उस फ्लाइट को उज्बेकिस्तान डाइवर्ट किया गया था। जांच की गई, घंटों की जांच की गई थी, लेकिन उसमें कुछ भी मिला नहीं था। इस तरह से ये जो मेल करने वाला शख्स है, जब इसकी और गहराई से जांच की गई तो पता चला कि एक जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो वर्चुअल नहीं, वो फिजिकल मोबाइल नंबर है, जो कि पाकिस्तान के कराची में बैठकर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में एजेंसियों का मानना यह है कि ये आतंकियों की एक नई साजिश सामने आ रही है, जिसमें वो एजेंसियों को परेशान कर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस एंगल में अब एजेंसियों ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है। जी, बहुत शुक्रिया सूरज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और रुक करें अगली बड़ी खबर का। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी अभी से ही पूरी तैयारी में जुट गई है। गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के दौरे पर हैं और एक रैली के जरिए चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले की तस्वीरें आप देखिए। अमित शाह ने बैद्यनाथ धाम में परिवार के साथ पूजा पाठ किया, और उसी पूजा पाठ के कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूजा पाठ कार्यक्रम में तस्वीरें आपने देखी। अब थोड़ी देर में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।